हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफिस है और हमारा ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर से एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका जिक्र आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे जिक्र आता है इसका, कहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं? आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 कहाँ पे आता है, कौन से पार्ट में? पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 52 से लेके 151 आर्टिकल्स आते हैं। हमने पहले भी इस चीज़ को काफ़ी बार कर लिया। इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आता है एग्जीक्यूटिव का, और इसमें टोटल 52 से लेके 78 आर्टिकल्स आते हैं। तो इसी में ही आर्टिकल आता है हमारा 76 अटॉर्नी जनरल का। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल अब क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं पूरी कंट्री के, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। पूरे देश के सबसे जो बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, एजी होते हैं। अब देखिए, जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये लॉ ऑफिसर किस प्रकार से होते हैं? क्योंकि ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बिहाफ पर अपीयर होते हैं हर एक कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में। ये भारत सरकार के बिहाफ पर अपीयर होते हैं ऐसे केसेस में जहां में भारत की सरकार इन्वॉल्व होती है। तो ये भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। अब क्या ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं? तो आंसर है नहीं, दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट यानी कि ये कैबिनेट के मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई मंत्री नहीं है, ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कैबिनेट में एक अलग से लॉ ऑफिसर होते हैं, बट ये कैबिनेट मंत्री नहीं है। ये इनका एक अलग से, ये अपने आप में ही अलग से एक बॉडी है, एक इनका ऑफिस है, जिसका पावर कहाँ से डिराइव की जाती है? सीधा सीधा संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से ये अपनी पावर को डिराइव करते हैं। ये कोई मंत्री नहीं है, ये कोई कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है। इनका खुद का ऑफिस है जो पावर्स डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, बट ये कैबिनेट के मंत्री नहीं है। कैबिनेट में एक अलग से लॉ ऑफिसर है, ये तो पूरे भारत के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, और इनका जिक्र संविधान के आर्टिकल 176 में किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की जाती है? तो जो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति। सो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? ठीक है, किस किस चीज़ की कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति एलिजिबल होता है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए? तो उधर इसमें देखिए एक बार ध्यान से। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन होना चाहिए? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात और क्या होना चाहिए? ही शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट, मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, कम से कम 5 सालों के लिए, एटलीस्ट 5 years। ठीक है। या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर 5 years, ठीक है, एटलीस्ट भी नहीं, चलो 5 साल के लिए वो
ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी, या तो वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, या फिर और एन एडवोकेट, या फिर वो वकील हो, एडवोकेट हो, कहाँ का, हाई कोर्ट का ही, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। ठीक है, या तो वो जज हो हाई कोर्ट का 5 सालों के लिए, या फिर वो वकील हो हाई कोर्ट का कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। और तीसरी क्वालिफिकेशन है ही मस्ट बी कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो कहाँ, किसकी नज़रों में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को लगे कि ये तो बहुत ही एक एमिनेंट पर्सनालिटी है जिसको हम जज बना सकते हैं, जिसको हम अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। कौन कौन सी? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, या तो जज रहा हो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का, या फिर वकील रहा हो हाई कोर्ट का 10 सालों के लिए, या फिर प्रेसिडेंट को लगे कि ये तो एक बहुत ही उम्दा, एक एमिनेंट पर्सनालिटी है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, ये तो बिना बाकी दोनों क्वालिफिकेशंस के ही ये क्या बन सकता है, हमारा अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों की तीनों क्वालिफिकेशंस किसकी हैं? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। यानी अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए भी ये तीनों ही क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो कि क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल के लिए चाहिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए? तो पर्सन शुड बी, ध्यान से देखना इस चीज को, पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो कि क्वालिफाई होगा, किसके लिए क्वालिफाई होगा? टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल होगा, एलिजिबल होगा, क्वालिफाइड होगा, ऐसा व्यक्ति ही अटॉर्नी जनरल बन सकता है। यानी जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होगी वही सेम क्वालिफिकेशन चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। तो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन किसके जैसी होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसी होती हैं। और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है वो? सिटीजन ऑफ इंडिया, जज ऑफ हाई कोर्ट 5 सालों के लिए, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 सालों के लिए, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो किसकी नजरों में? इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये होती हैं क्वालिफिकेशंस क्या बनने के लिए? अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। सो नेक्स्ट आती है इसकी टर्म कि अब कितने सालों के लिए अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आती है इसकी टर्म कि कितने समय के लिए, कितने सालों के लिए हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए अपॉइंट होगा, ये नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ। तो फिर अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए अपने ऑफिस में रहता है, कब तक अपने ऑफिस में रहता है? अगर समय नहीं दिया हुआ तो कैसे पता चलेगा कि वो कितने समय के लिए अपने ऑफिस में अपनी पोस्ट को कंटिन्यू करता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। तो वो कब तक रहता है अपने ऑफिस में? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ही प्लेजर होता है? प्रेसिडेंट का ही फैसला होता है? नहीं, वो फैसला प्रेसिडेंट का नहीं होता, वो उसको एडवाइस करते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 74 में, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु इन अकॉर्डेंस टू दैट एडवाइस अपना काम आगे करेगा, हु विल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू दैट एडवाइस। ठीक है, आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए जिनको हेड करेगा प्रधानमंत्री, जो क्या काम करेंगे? राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे, और जिसकी सलाह पर वो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट
अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट के कहने पर अटॉर्नी जनरल अपनी पोस्ट को होल्ड करके बैठा है, तो इसका मतलब वो प्रेसिडेंट के कहने पर नहीं, पीछे से किसकी एडवाइस है, गवर्नमेंट की एडवाइस है, पीएम की और मंत्रिमंडल की एडवाइस है। तो इसका मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल है वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है जब तक प्रेसिडेंट चाह रहा है, बट प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन कर रहा है पीछे से, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये क्या है, यही तो सरकार है, यही तो गवर्नमेंट है, यही तो सरकार है ना। जब तक प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल, ये कहाँ से आए हैं, मौजूदा सरकार से, अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है। अगर अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो जो पीएम है वो भी बीजेपी से है, मंत्रिमंडल है वो भी बीजेपी से है, तो वही तो सरकार है हमारी। तो इसका मतलब जब तक सरकार चाह रही है तब तक अटॉर्नी जनरल अपनी सीट पे बैठा हुआ है, इनडायरेक्ट तो ये है। तो इसका मतलब जब ये सरकार चली जाएगी तो ये भी हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये चले जाएंगे तो नई सरकार आएगी, मान लो बीजेपी चली गई तो कांग्रेस आएगी। अब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को बोलेगी कि हमें ये अटॉर्नी जनरल नहीं चाहिए, ये तो बीजेपी का है, हमें तो हमारा अटॉर्नी जनरल लाके दो। तो कन्वेंशनली क्या होता है कि जब सरकार गिर जाती है, जब सरकार चेंज हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है, तो अटॉर्नी जनरल भी तभी रिप्लेस हो जाता है। तो कन्वेंशनली क्या होता है, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सरकार गिरेगी तो अटॉर्नी जनरल चेंज होगा ही होगा, ऐसा कहीं पे भी कोई रूल नहीं है। बट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अटॉर्नी जनरल अपनी पोस्ट पे बैठा है जब तक प्रेसिडेंट चाह रहा है, बट प्रेसिडेंट के चाहने से कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट वही करता है जो उसको सरकार करने को कहती है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करने को कहते हैं। तो इसका मतलब अटॉर्नी जनरल अपनी सीट पर तब तक बैठा है जब तक प्रेसिडेंट नहीं, सरकार चाह रही है। तो जब तक गवर्नमेंट चाह रही है तब तक ये अपनी सीट पे बैठा है। अब अगर गवर्नमेंट बदल जाएगी तो नई गवर्नमेंट आएगी, तो वो क्यों चाहेगी कि पिछली गवर्नमेंट का व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन के रहे, वो क्यों चाहेगी कि कोर्ट में अगर हमारे सरकार के कोई केसेस हैं तो वो दूसरी सरकार का बंदा जाके वहाँ पे लड़े, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये चाहेगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसका कोई पर्सन आके इस पोस्ट पे बैठे, तो तब ये इस प्रेसिडेंट को बोलेगी कि इसको चेंज करो और कोई हटाओ इसको, ठीक है। तो प्रेसिडेंट तो जब भी चाहे हटा सकता है, क्यों, क्योंकि ये अपनी सीट पे बैठा ही ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब कन्वेंशनली, ठीक है, क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो अपनी सीट कब खाली कर देता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या होती है, चेंज होती है या रिप्लेस होती है, तो उस टाइम पे जो अटॉर्नी जनरल है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल रिमूव कब हो जाता है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है या रिप्लेस होती है, बेसिकली 5 इयर्स। इसके अलावा अगर ये चाहे कि ये अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहे तो ये रेजिग्नेशन लेटर किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सब समझ आया होगा। सो नेक्स्ट करते हैं इसकी अब ड्यूटीज एंड फंक्शंस, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं अटॉर्नी जनरल की, क्या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कीजिए इसकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस। तो ड्यूटीज क्या होती है, वो सारे के सारे काम करना जो कौन करने के लिए बोल रहा है, जो प्रेसिडेंट बोलेगा, ठीक है, जो संविधान बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, या और एनी अदर लॉ, या कोई भी और कानून जो काम करने के लिए बोल रहा है, वो सारे के सारे काम करना, वो सारे के सारे काम परफॉर्म करना, एक्शंस परफॉर्म करना, ये किसकी ड्यूटी होती है, ये अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होती है। यानी ऑल द मैटर्स रेफर्ड टू हिम बाय प्रेसिडेंट, ऑल द मैटर्स रेफर्ड टू हिम बाय प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, कोई भी और कानून, संविधान, राष्ट्रपति जो भी उसको काम करने के लिए बोलेगा वो सारे के सारे काम परफॉर्म करना किसकी ड्यूटी है, अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है। इसके अलावा और क्या इसके फंक्शन होते हैं,
टू अपीयर, ठीक है, अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के बिहाफ पे अपीयर होना कहाँ पे, इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, ठीक है। कौन से केसेस में, इन ऑल द केसेस वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो मान लो जो भी केस में भारत की सरकार इन्वॉल्व है, सभी के सभी केसेस जिसमें भी भारत की सरकार इन्वॉल्व है, तो भारत की सरकार के बिहाफ पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो अपीयर होंगे सुप्रीम कोर्ट में। बट हाई कोर्ट में वो हाई कोर्ट में अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें भारत की सरकार इन्वॉल्व है, तो हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल उनकी जगह पे अपीयर होंगे या नहीं होंगे, वो सरकार ही डिसाइड करेगी। यानी अगर कोई ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और भारत की सरकार इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली उनके बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल ही अपीयर होंगे। बट अगर कोई ऐसा केस भारत की सरकार का हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल उनके बिहाफ पे अपीयर होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला कौन लेगा, अटॉर्नी जनरल ही लेंगे। इसका फैसला भारत की सरकार ही लेगी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट इन ऑल द केसेस वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हाई कोर्ट, ठीक है, वेयर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जहां पे गवर्नमेंट चाह रही है, वेयर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इन ऑल द केसेस वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक सब समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट होता है कि एक और चीज होती है कि आर्टिकल 143 होता है, ये अभी हमने जुडिशरी किया नहीं है, जब करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो इसमें ये होता है कि जो 143 के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो एडवाइस ले सकता है, सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। तो जब प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर रहा होता है, तो उस समय पे जो भारत की देखिए अब जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को दे रहा है, तो इनडायरेक्टली वो एडवाइस किसको दे रहा है, सरकार को ही दे रहा है। जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को दे रहा है, इनडायरेक्टली वो एडवाइस किसको दे रहा है, सरकार को दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो किसके कहने पे काम करेगा, सरकार के कहने पे ही करेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया प्रेसिडेंट वैसा कर लेगा, मान लेगा। प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट के कहने पे चलेगा। तो इसका मतलब जो एडवाइस दी जा रही है वो प्रेसिडेंट को नहीं, वो गवर्नमेंट को दी जा रही है। प्रेसिडेंट नहीं वैसे काम करेगा, गवर्नमेंट वैसे काम करेगी, करवाएगी प्रेसिडेंट से। तो वो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट को रेफर कर रहा होता है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो कौन करता है, अटॉर्नी जनरल। यानी आर्टिकल 143 में व्हेन प्रेसिडेंट रेफर करता है टू सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय पे एट दैट टाइम जो रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम पे जो रिप्रेजेंट करता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो कौन करता है, अटॉर्नी जनरल करता है। तो जिस समय पे जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ले रहा होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल को या सरकार को कोई भी लीगल एडवाइस देनी हो, है ना, तो वो भी जो लीगल एडवाइस है प्रेसिडेंट के कहने पे, अगर कोई लीगल एडवाइस सरकार को देनी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी हो, तो वो भी कौन देता है, अटॉर्नी जनरल ही देता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के कहने पे अगर कोई काम करना है तो अटॉर्नी जनरल की वो ड्यूटी है। इसके अलावा कोर्ट पे अपीयर होना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपीयर होना सरकार के बिहाफ पे, वो भी उसकी ड्यूटी है, फंक्शन है उसका। देन अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर रहा है 143 के अंडर, तो उस समय पे भी इसको क्या करना होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट को कोई एडवाइस देनी लीगल मैटर्स पे, तो वो सब काम क्या होते हैं, इसकी ड्यूटी होती है, इसके फंक्शंस होते हैं, इसको परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट कीजिए इसके राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल
होने के नाते उनको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे राइट्स होते हैं। भारत सरकार, भारत के अंडर, भारत की टेरिटरी के अंडर जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे ये एज एन ऑडियंस जाके अपीयर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस, इनके पास ऑडियंस बनने का राइट है, राइट ऑफ ऑडियंस। कहाँ पे? इन ऑल द कोर्ट्स, इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं सारे के सारे कोर्ट्स में जाके ये एज एन ऑडियंस बैठ सकते हैं। इनके अलावा ही हैज़ राइट टू स्पीक, यानी राइट टू स्पीक है इनके पास, एंड कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ लोकसभा, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के दोनों घर लोकसभा और राज्यसभा में अगर इनको दे हैज़ अ राइट टू स्पीक, यानी कि वहाँ पे वो बोल भी सकते हैं, उनकी मीटिंग्स में, उनकी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा भी ले सकते हैं। इनके अलावा ये पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, वहाँ पर भी ये जाके बैठ सकते हैं। इन विच ही इज एंटाइटल्ड अ मेंबर, इन विच ही इज नेम्ड अ मेंबर, यानी लोकसभा राज्यसभा की कोई मीटिंग हो रही है, ओके, स्टार्टिंग से भारत की सरकार, भारत की टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं वहाँ पे इनको राइट है कि ये एज एन ऑडियंस जाके बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा की कोई मीटिंग हो रही है वहाँ पे भी जाने का इनके पास राइट है, वहाँ पे जाके इनके पास राइट टू स्पीक, यानी ये अपना जो बोल भी सकते हैं, जो ये अपने थॉट्स या इनके एक्सप्रेशंस है वहाँ पे जाके ये जाहिर कर सकते हैं। इनके अलावा जो पार्लियामेंट की कमेटीज़ है वहाँ पर भी इनके पास राइट है कि वहाँ उनको भी ये अटेंड कर सकते हैं, जौन सी कमेटी का ये मेंबर होंगे, ठीक है। बट he does not have right to vote, but cannot vote, वोटिंग नहीं कर सकते, एमपी तो नहीं है ना। लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, बट वहां पे मेंबर तो नहीं है ना, वोट नहीं कर सकते। मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं वहां पे जाके, जो ये सोचते हैं ये अपने आप को वहां पे जाके एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या करेंगे, मीटिंग्स वहाँ पे वोट करेंगे। अगर वोटिंग होगी तो वहाँ पे ये वोटिंग नहीं कर सकते, बट वहाँ पे मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट की कमेटीज़ की मीटिंग्स को भी अटेंड कर सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। इनके अलावा कोई भी प्रिविलेजेस हो गई, ठीक है, या फिर इम्यूनिटीज़ हो गई जो कि एज अ बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ को मिलती हैं। जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, एमपीज़ होते हैं, उनको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ या एमेनिटीज़ या फिर उनको इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो वो सारे के सारे सेम प्रिविलेजेस, सेम इम्यूनिटीज़ किसको भी मिलते हैं, अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं, सेम एज दैट ऑफ एमपीज़, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ मिलती हैं वो ही सेम प्रिविलेजेस किसको मिलती हैं, अटॉर्नी जनरल को भी मिलती हैं। तो ये इसके कुछ राइट्स हैं जो ये इंजॉय करते हैं, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये तो अब इनको राइट मिलते हैं, है ना। अब इसके आगे कुछ लिमिटेशंस देख लीजिए, जो इनको लिमिटेशंस एज एन अटॉर्नी जनरल ये अपने मर्जी से कुछ फैसले नहीं ले सकते। तो वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। तो पहली लिमिटेशन है कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
भारत की सरकार के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकते। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया अटॉर्नी जनरल को वो मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि अटॉर्नी जनरल वहाँ पे कोर्ट में जा रहे हैं, भारत सरकार के बिहाफ पे गए हैं और वहाँ जाके सरकार के ही अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं जा रहे। अरे भारत सरकार ने खुद तो प्रेसिडेंट को बोला है कि इसको हमारा अटॉर्नी जनरल बनाओ। आप भारत सरकार के ही कहने पे अटॉर्नी जनरल बने और उन्हीं के अगर अगेंस्ट जाओगे तो वो तो आपको हटा देंगे। तो ये उनके लिमिटेशंस है, वो नहीं जा सकते। दूसरी बात, मतलब ही कैनॉट डिफेंड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ऐसा व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हैं, तो उन व्यक्ति को ये अटॉर्नी जनरल डिफेंड नहीं कर सकते। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, उनको जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वो डिफेंड नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, अगर भारत की सरकार उन्हें बोल दे कि अटॉर्नी जनरल जी आप जाइए, उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं, आप जाइए और आप जाकर उसको डिफेंड कीजिए, तो वो डिफेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर भारत सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी है, तब वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के को डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी इनकी लिमिटेशन है। इसके बाद ये कैनॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और कॉरपोरेशन। यानी कोई भी कॉरपोरेशन हो या कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे ये एज अ डायरेक्टर नियुक्त नहीं किए जा सकते। कब तक नहीं किए जा सकते? विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जब तक भारत की सरकार उनको परमिशन नहीं देगी, तब तक ये किसी भी कंपनी, किसी भी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। कब तक नहीं किए जा सकते? जब तक कि भारत की सरकार इन्हें परमिशन नहीं देती, विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इनकी लिमिटेशन है। इसके अलावा ही कैनॉट एडवाइस एनी मिनिस्टर, किसी भी मंत्री को, कोई भी भारत डिपार्टमेंट को, ठीक है, किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज को ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज को ये एडवाइस, सलाह नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकते? अनलेस रेफर्ड टू इट बाय, जब तक कि किसने ना बोला हो? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ना बोला हो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसके अंदर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। यानी वो मंत्रालय जो कि लॉ एंड जस्टिस का मंत्रालय है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जब तक ना बोले, तब तक जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, वो किसी भी मंत्री, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज जो कि भारत सरकार के अंडर आती है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी एडवाइस नहीं देंगे। तो क्या क्या लिमिटेशन है? भारत सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते, ठीक है। बीइंग एन अटॉर्नी जनरल, आपको उन्होंने अपॉइंट किया है, आप उनके बिहाफ पे जाके केसेस वहां पे लड़ते हो, तो आप कोर्ट्स में अपीयर होती हो, तो आप उनके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, पहली बात। दूसरी बात, तभी आपको चुना जाएगा। दूसरी बात, आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को वहां पे जाके डिफेंड नहीं करोगे हमारी मर्जी के बिना। अगर आप हमारी मर्जी के बिना, भारत सरकार हूं मैं मान लीजिए, तो मेरी मर्जी के बिना आप वहां पे जाके डिफेंड नहीं करेंगे। अगर करते हो तो आप अटॉर्नी जनरल नहीं हो। तीसरी बात, आपको अगर कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन आगे बोले कि आप हमारे डायरेक्टर बन जाइए, तो आप वहां पे नहीं बनोगे मेरी परमिशन के बिना। जब मैं आपको परमिशन दूंगी तब आप बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, आप नहीं बनोगे।
हमारे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, डिपार्टमेंट है लीगल अफेयर्स का। जब वो आपको बोलेंगे तभी आप एडवाइस करना हमारे मंत्रियों को, हमारे डिपार्टमेंट को, हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस को। अगर वो आपको परमिशन नहीं देंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी मुफ्त की एडवाइस देने की। क्या आपको समझ आ गया? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अटॉर्नी जनरल अपनी कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकता, ऐसा कहीं पे भी उनको मना नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम एनी पब्लिक एनी प्राइवेट लीगल अफेयर्स, मतलब कि अपना कोई भी वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें उन्हें कोई भी मनाही नहीं की गई है। सो ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अरे वो लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है, तो वो अगर प्राइवेट में चाहें तो अपनी कोई भी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी केस लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये कुछ लिमिटेशन है, क्रिमिनल को वो डिफेंड नहीं करेंगे जब तक सरकार नहीं बोलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई कंपनी उन्हें अपॉइंट कर रही है तो वहां पे नहीं जाएंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी। अपना प्राइवेट में जो करना है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट इसी में आता है सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल तो यहाँ पे खत्म होता है। तो अटॉर्नी जनरल तो यहीं पे खत्म होता है। यहीं पे आते हैं अब अटॉर्नी जनरल को ही असिस्ट करने के लिए दो ऑफिसर्स होते हैं। एक तो होता है सॉलिसिटर जनरल और एक होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है जो वो अपॉइंट किए जाते हैं। इनको भी कौन अपॉइंट करता है, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। बट एक बात बड़े ही आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 76 है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र है, अटॉर्नी जनरल का जिक्र है, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जिक्र नहीं है। सो these are not constitutional bodies. These are not constitutional offices. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस नहीं है, इनका जिक्र संविधान में नहीं है। संविधान के आर्टिकल 76 में यानी 76 में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल की प्रोविजंस है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की प्रोविजंस नहीं है। इनको बाद में बनाया गया था अटॉर्नी जनरल को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अटॉर्नी जनरल का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। एक एक एस्पेक्ट, एक एक ड्यूटी, एक एक फंक्शन हमने अच्छे से किया है। अब जो काम अटॉर्नी जनरल यूनियन के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे करते हैं, वही सेम काम एडवोकेट जनरल होते हैं जो वो कहाँ पे करते हैं, स्टेट्स में करते हैं, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, वो किसका होता है, इंडिया का होता है। तो जो एडवोकेट जनरल है वो किसका होता है, स्टेट का होता है, ठीक है। अब इसको देखते चलना। तो ये कहाँ पे आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल में आता है पार्ट 5 के, कौन से आर्टिकल में आता है, 76 में। तो उसी प्रकार से जो एडवोकेट जनरल होता है, जो स्टेट का होता है, वो कहाँ पे आता है, पार्ट 6 के आर्टिकल 165 में। तो इसका मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये भी कैसी बॉडी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
ठीक है, अगर ये संवैधानिक बॉडी है, ये संवैधानिक ऑफिस है, तो ये भी संवैधानिक ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पार्ट 5 के आर्टिकल 76 में आता है, ये पार्ट 6 के आर्टिकल 165 में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसका? इंडिया का, भारत का। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसका? स्टेट का, उस राज्य का। ये भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और ये राज्य का स्टेट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, तो ये अगर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसका? ऑफ इंडिया, तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है किसका? ऑफ स्टेट का। ठीक है, उसके बाद इनको कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एडवोकेट जनरल की बात करो तो प्रेसिडेंट के पैरेलल स्टेट में कौन होता है? गवर्नर। तो इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो वहीं स्टेट में प्रेसिडेंट के पैरेलल कौन होता है? गवर्नर। तो एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट आती है क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनना है तो वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी वो व्यक्ति एलिजिबल होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होगी वही अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होगी। उसी प्रकार से राज्य के जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होगी वही क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल की होगी। तो इसका मतलब ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज क्या? जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल होना चाहिए वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति एडवोकेट जनरल भी बन जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ किसी भी जुडिशियल प्रैक्टिस उसने की हो, कहीं पे भी उसने कोई भी जुडिशियल प्रैक्टिस की हो फॉर 5 years, यानी कोई भी जुडिशियल प्रैक्टिस की हो उसने 10 साल की, फॉर 10 years, और या फिर क्या किया हो? एडवोकेट हो हाई कोर्ट का फॉर 10 years। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? या तो वो पहली बात भारत का नागरिक हो, दूसरी बात उसने कोई भी जुडिशियल प्रैक्टिस की हो 10 साल के लिए, या फिर वो एडवोकेट जनरल हो हाई कोर्ट का 10 साल के लिए। एक्चुअल में जब हम हाई कोर्ट करेंगे या सुप्रीम कोर्ट करेंगे तब इसकी क्वालिफिकेशन को बड़े ही डिटेल में हम करेंगे, एक एक चीज़ को। बट टिल देन आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनना है तो वो उतना क्वालिफाइड होना चाहिए जितना सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, और अगर किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल बनना है तो वो व्यक्ति उतना क्वालिफाइड होना चाहिए जितना कि कौन होता है? हाई कोर्ट का जज होता है। नेक्स्ट होता है कि ये अगर टर्म, इसकी टर्म कितनी होती है, कब तक ये ऑफिस होल्ड करता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, किसके प्लेजर में? प्रेसिडेंट के प्लेजर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये व्यक्ति फिर कब तक होल्ड करेगा अपना ऑफिस, कब तक इसकी टर्म होगी? इसकी टर्म के बारे में भी संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। ये भी कब तक ऑफिस को होल्ड करता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, अच्छा, तो अटॉर्नी जनरल जो किसके प्लेजर में अपना ऑफिस होल्ड करता है? प्रेसिडेंट के। तो एडवोकेट किसके प्लेजर में अपना ऑफिस होल्ड करेगा? प्रेसिडेंट के पैरेलल कौन होता है? गवर्नर। तो जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस होल्ड करेगा। तो अटॉर्नी जनरल कब तक अपना, एडवोकेट जनरल अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो इंडिया वाले को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। स्टेट वाले को क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है, कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। और अगर इसने रिजाइन करना होता था तो ये अपनी रेजिग्नेशन किसको देता था? प्रेसिडेंट को देता था।
तो उसी प्रकार से अगर इनको रिज़ाइन करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर इनको रिज़ाइन करना होगा तो ये अपनी रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, किसको, गवर्नर को, क्योंकि स्टेट में प्रेसिडेंट के पैरेलल कौन होता है, गवर्नर होता है। तो अगर इन्होंने रेजिग्नेशन देनी है तो किसको देंगे, गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो काम अटॉर्नी जनरल इंडिया के लेवल पे करता है वही एडवोकेट जनरल स्टेट के लेवल पे करता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहाँ पे जिक्र है, पार्ट 6 आर्टिकल 165 में। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये स्टेट के होते हैं अगर वो इंडिया के होते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, क्योंकि उनको अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट। ये जज होने ये क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, क्योंकि वो क्वालिफाइड थे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, जुडिशियल प्रैक्टिस 10 साल के लिए की हो, या फिर उन्होंने 10 साल के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हों। और टर्म होती है इनकी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक ये ऑफिस में रहेंगे। और ये अगर अपनी रेजिग्नेशन लेटर देंगे तो किसको देंगे, गवर्नर को। इसके साथ साथ हमारा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल कंप्लीटली खत्म होता है। जो अटॉर्नी जनरल के फंक्शन है सिमिलर फंक्शन एडवोकेट जनरल के होते हैं, जो डिफरेंसेस थे वो हमने कवर कर लिए। इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक में से। आप इसको अच्छे से कीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।